कल तक उड़ रही थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई। चंद बूंदें क्या बरसीं बारिश की, धूलों की फितरत ही बदल गई। हुसैन, धूल की तो क्या ही बिसात, यहाँ तो मौसम ही पल पल रंग बदल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी। देखिए, मौसम बड़ा कंफ्यूज कर रहा है आजकल हम सबको। कुछ दिन पहले तक लू चलने की बात हो रही थी और तापमान 42 से 44 डिग्री तक जा रहा था, लेकिन अब जरा देखिए, दिन में गर्मी लगती है और शाम को सुबह के वक्त हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, जिससे मौसम बड़ा खुशनुमा हो जाता है। और तापमान में ये उतार चढ़ाव लोगों को बीमार भी कर रहा है। कफ कोल्ड के साथ एलर्जी बढ़ गया है। खासतौर पे एस्थमा पेशेंट्स के लिए तो मौसम बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। इतना ही नहीं, ये वेदर स्लीप डिसऑर्डर भी बढ़ा रहा है और हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो अधूरी नींद भी एस्थमा ट्रिगर की बड़ी वजह है। लेकिन कम सोने की वजह से या फिर साउंड स्लीप ना लेने से जो अस्थमा है उसका खतरा कैसे बढ़ता है, नींद से अस्थमा का क्या कनेक्शन है, ये भी हमें समझना चाहिए। देखिए दीपिका, शरीर में इतनी वायरिंग है, इतने सारे तार जुड़े हुए हैं, किसका कहाँ कनेक्शन जुड़ता है कौन जानता है। लेकिन फिर भी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने नींद और अस्थमा के बीच जो कनेक्शन ढूंढा है वो मैं बताता हूं। दरअसल नींद पूरी ना होने से अस्थमा एलर्जी होने के प्रोसेस को इम्यून रेस्पिरेटरी लिंक कहा जाता है। जो बात हुसैन कह रहे हैं इसे ऐसे समझिए, जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर साइटोकिन्स प्रोटीन बनाता है जो इन्फेक्शन और स्वेलिंग को घटाता है। जब नींद पूरी नहीं होती है तो ये साइटोकिन प्रोटीन कम हो जाता है। बॉडी के साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले सेल्स बढ़ जाते हैं और लोगों को सांस की दिक्कत होने लगती है, फिर वो एस्थमेटिक हो जाते हैं। और देश में कई लोग पहले से इस बीमारी के 3.5 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में इस बदलते मौसम में ख्याल ना रखा जाए तो उन 3.5 करोड़ पेशेंट्स की तो आफत बढ़ेगी ही, लेकिन नए मरीज भी उसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए दीपिका, बेफिक्र रहिए। योग आयुर्वेद की ताकत से स्वामी रामदेव ये नौबत कम से कम नहीं आने देंगे। इस मौसम में सांस के मरीज किन किन बातों का ख्याल रखें, लोग कैसे अस्थमा के अटैक से खुद को बचाएं, ये सारी बातें आज हम स्वामी जी से जानेंगे, जो प्राणायाम की आंधी में सांस से जुड़ी बीमारियों को उड़ाने का दम रखते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका भी और हमारे पूरे योगी परिवार का, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, दीपिका जी से लेकर के सबका। देखो ये ताड़ासन ऐसे फेफड़ों को ना पूरा मजबूत बना देता है। और अनुलोम विलोम जो सब कर रहे हैं, शंखवादन कर रही है हमारी बेटी प्रीति जी। और देखो इधर ये इसकी हल्दी हो रही है। हल्दी मतलब कोई ये शादी ब्याह वाली हल्दी रस्म नहीं हो रही है। ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला करके और छाती पर लगा देते हैं, फिर इसको बांधेंगे। इधर दिव्य धारा के साथ ये पतंजलि बाम लगा देते हैं, अद्भुत इसका परिणाम है। फिर स्टीम देते हैं, हाँ स्टीम, दशमूल क्वाथ के साथ दिव्य धारा का स्टीम। फिर ये नस्य करते हैं जो बाईं तरफ चल रहा है, नस्य और लंग बस्ती, ओहो, जलनेति और सूत्रनेति, ये सारी प्रक्रियाएं फेफड़ों को इतना स्ट्रेंथन कर देती है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, और फिर 86 ब्रेन की न्यूरॉन्स से निकलने वाले 100 ट्रिलियन से ज्यादा पूरी सिग्नलिंग एक एक सेल के अंदर और बाहर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटीज होती रहे। ये तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। फिर ये ऐसे हस्त संचालन, स्कंध संचालन, और इससे पूरा फेफड़ा अच्छा हो जाता है। फिर जो कर सके तो उनको सूर्य नमस्कार के साथ पावर योगा करा देते। इधर प्राणायाम चल रहा है। हमारी सब योगी आत्माएं आज कुछ धूप वाले ग्लास लगा करके और कुछ सन लाइट का पूरा लाभ लेते हुए अपने आप को योग में ढाले हुए। और ये है वर्ल्ड का बेस्ट वेलनेस सेंटर निरामयम प्रीमियम, जिसके सन्मुख आज हम यहाँ पर ये योगाभ्यास कर रहे हैं। करने की तो परसों भी कोशिश की थी, लेकिन तो वर्षा भयंकर आ गई थी,
तब हम अंदर घुस गए थे। और इस कभी आंधी, कभी बरसात, कभी धूप, कभी छाव, इसके बीच में जब मौसम गड़बड़ाता है तो आदमी लड़खड़ाता है। उसका मौसम भी गड़बड़ हो जाता है, नाक बहने लगती है, छींक आने लगती है, सर्दी जुकाम हो जाता है और कफ कोल्ड, फिर धीरे धीरे आदमी पूरा ही ढह जाता है। तो जो सूर्य नमस्कार कर सके वो पूरा सूर्य नमस्कार करना है। स्वामी जी अब ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। योगिक जोगिंग के 2 पोज तो हमारी नित्य दिनचर्या के हिस्से बन गए। लेकिन ये कमाल है कि आपने चंद ही मिनटों के अंदर शरीर की सारी वायरिंग समझा दी, उन वायरिंग से आने वाले सिग्नल्स के बारे में बता दिया। लेकिन स्वामी जी मौसम बार बार कुछ अलग ही तरह का सिग्नल दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में ऐसा लग रहा है पल पल मौसम बदल रहा, बल्कि देश के कई हिस्सों से खबरें आती हैं कि कभी बारिश हो जा रही है, कभी आंधी आ रही है। अब दिन में तेज धूप है तो सुबह शाम गर्मी से राहत मिल जा रही है। कई बार बिन मौसम की बारिश भी हम देख रहे हैं। अब ऐसे में स्वामी जी सबसे पहला जो हमला होता है उन लोगों पर होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। उनको तुरंत कफ, कोल्ड, वायरल ये सारी चीजें जकड़ लेती हैं। अब ऐसे में सबसे पहले शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कुछ आपने अभ्यास की शुरुआत तो करी दी है, लेकिन स्वामी जी और इसके साथ क्या क्या चीजें जोड़ ली जाए ताकि ये सीजनल अटैक से खुद को बचाया जाए? शरीर का डिफेंस आपने अच्छा कहा, ये मजबूत रहना चाहिए, सेल्फ डिफेंस। और वो अंदर का डिफेंस, पूरा अंदर का सिस्टम, अंदर का जब ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एलिवेशन, इंटीरियर, जब सब ठीक रहेगा, एक तो प्राणायाम इसमें करना है, दूसरा ये पावर योगा, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, जो ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये ऐसे। अब इतना दमखम हो तो ये कर लेना, ज्यादा दमखम हो तो ये कर लेना, पूरा ऐसे। स्वामी जी हम तो इतनी देर से उछल रहे हैं और जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, पंख होते तो शायद उड़ जाते। वैसे स्वामी जी अदृश्य पंख तो हैं, आप भी पूरा दमखम लगा उन रहे हैं। सभी लोगों के पास जो एक योग बार करते हैं क्योंकि बीमारियों से वो बचे हुए हैं, सेहतमंद हैं, तो वो सेहत वाली उड़ान पर तो हमेशा रहते ही रहते हैं। और जिंदगी की बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। जी जी, हाँ, जी। आत्मनुशासन में रह करके पैर जमीन पर है लेकिन उड़ान आसमान की है, लड़खड़ाते नहीं है, हाँ, डगमगाते नहीं है, भुजंग आसन 100 बार। और फिर यदि हो सके तो फिर ये 1 मिनट यदि किसी ने शंख बजा लिया तो फिर तो शिव भोलेनाथ से लेकर के रामकृष्ण, हनुमान, शिव खुदा, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड सब उनकी पुकार सुन लेंगे, उनकी हुंकार। लंबा शंखवार नाद, फिर ये ऐसे, और ये एक ही श्वास में ऐसे खींचा और 10 बार। ऐसे 10 बार खींचो, 2-4 बार तो सभी खींच लेते, और इतना बिना खींचा जाए तो लंबा श्वास भरो, लंबा भर के पूरा जान लगा करके, पूरी जान लगा करके ये श्वास भरना। करो, भस्त्रिका करो। और स्वामी जी अभी जो आपने किया ना, इसी को मैंने नाम दिया था प्राणायाम की आंधी, और इसी आंधी में सारी बीमारियों को आज उड़ाना है। आज का कार्यक्रम जो देखेगा वो इस मौसम में होने वाले तमाम तरह की एलर्जी से खुद को बचाएगा। स्वामी जी अब जरा सा एक और प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। अब देखिए स्वामी जी, इस मौसम में सांस के मरीजों की आफत बढ़ती है, एलर्जी से उनका हाल बेहाल हो जाता है। तो ऐसे में चेंज होते हुए इस वेदर में अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस जैसी जो बीमारियां हैं, इनके पेशेंट्स जो हैं, जो पहले से ये बीमारी झेल रहे हैं,
उन्हें कैसे खुद को बचा के रखना है, कैसे अपना ख्याल रखना है। देखो, आंधी की तरह कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। फिर देखो उष्ट्रासन। अब ये उष्ट्रासन लगातार श्वास भर के ऐसे होल्ड करके रखो। तेरे बेटे चक्रासन करो दोनों, हमारी हो गए सारी बीच। चक्रासन, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, ताड़ासन, ये सब फेफड़ों को स्ट्रेंथन कर देते हैं। ये बेटियां तो बड़ी जबरदस्त है। देखो दोनों ने इतना बढ़िया चक्रासन किया। ऐसे चक्रासन, उष्ट्रासन, और चलो सब लेट जाओ उल्टे। हाँ, ये हमारे, तुम तो प्राणायाम करते रहो। जिनको लपेट लगा दी हमने हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा और पतंजलि बाम की, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मकरासन, फिर ये भुजंगासन। चलो ऐसे और ऐसे, ये फिर ये ऐसे दो, फिर ये शलभासन के भी 2 अभ्यास। तो ये उष्ट्रासन करो बेटियों, उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, चक्रासन, भुजंगासन, शलभासन। देखो ये चल रहा है, ये सब फेफड़ों के लिए ही है। और ये तो बोल रहे अरे बाबा जी हमको क्यों भूल गए, ये ब्रोनकोम। खाली पेट ले लो और खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ले लो, स्वासारी का काढ़ा या मुलेठी का काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले और अदरक कैंडी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो अदरक तो खाता नहीं, लेकिन हमारी ये कैंडी खा जाता है बंदर भी। उसको पतंजलि कैंडी का स्वाद पता है, क्योंकि मीठी मीठी है ना। अब तीखी तीखी अदरक तो खाता नहीं। ले तो ये स्वासारी, ब्रोनकोम, अदरक की कैंडी, और देखो ये धनुरासन, ये सब भुजंगासन और ये उष्ट्रासन। दोनों बेटियों ने खूब अच्छा किया भाई। दोनों हमारी योगिनी बेटियों का अभिनंदन है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे होना चाहिए। और उधर नस्से भी हो रहा है और लंग बस्ती भी हो रही। इतना भी ना हो तो इतना तो कर ले, ये भी बड़ा अच्छा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा पैकेज बता दिया, लेकिन ये सिंबॉलिक बताया है। अभ्यास इसका अभी बाकी है। अभ्यास स्वामी जी करवाते रहिए आप। एक एक आसन को एक एक 2-2 मिनट 5, लेकिन मैं एक एक करके सवालों के जरिए सारे पैकेज जो है, तो फिर लाभ अप्रतिम होता है मेरे भाई उससे। बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों की डिमांड पर सारे पैकेज मैं आपसे ले लूंगा। अब स्वामी जी जरा ये समझाइए कि मौसम जब ज्यादा गर्म हो या जल्दी जल्दी बदल रहा हो तो लोगों की नींद पर इसका असर पड़ रहा होता है। और लेटेस्ट रिसर्च ये भी कह रही है कि अधूरी नींद भी अस्थमा को ट्रिगर कर देता है। तो शरीर में इसकी वजह से साइटोकिन प्रोटीन कम बनता है, जिससे शरीर में सूजन, स्वेलिंग बढ़ जाती है। अब स्वामी जी, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? क्योंकि नींद ही वो वक्त होता है जब बॉडी खुद को हील कर रही होती है। अब नींद कम आएगी तो हीलिंग कम हो जाएगी। कम करने के लिए, नींद के लिए तो नशे जो है अभी तो अणुतेज और ज्योतिषमती से कर रहे हैं। बादाम रोगन का नशे कर लो। बादाम रोगन थोड़ा माथे पर और पैर के तलवे में भी, पादाभ्यंग इसको बोलते हैं। उससे ना नींद बहुत अच्छी आती है। मेधावती से, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, और जो दारूड़े हैं, दारू पीने के बिना नींद ही नहीं आती, उनको द्राक्षासव पिलाता। अच्छा, रही बात फिर पूरे अंदर की सिग्नलिंग को ठीक करने के लिए प्राणायाम के साथ आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सेतु बंधासन, ऐसे एक एक आसन को एक एक 2-2 मिनट लगातार करना। हाँ, और रही बात अंदर के सूजन की, गोखरू, जो, धनिया, ये अत्यंत मूत्रद भी है, यूटीआई के लिए भी है और अंदर की सूजन के लिए। गोखरू, जो, धनिया। अब इसमें पुनर्नवा और मिला दो। पुनर्नवा, मकोई, निशोत, ये डाल दिया।
तो फिर तो सूजन खत्म। पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्गृत खाली पेट खाने के बाद पुनर्नवारिष्ट। लो चंद्र प्रभावटी कोक्षरादि गुब्बर। और वाटर टेंशन होने से वजन भी बढ़ता है, तो ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट करके बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन कंटिन्यू करवा देते हैं। सूजन के लिए जरूरी है फिर आप नमक कम कर दें। नमक, मीठा, जितने भी ये सिंथेटिक चीजें हैं ना, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक ड्रिंक्स, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रासिटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, ये सब खतरनाक है। सिंथेटिक चीज़ों से दूर 100% नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल रेसिडेंस रहना, नेचुरल सारी थेरापी, 100% प्राइवेसी, 100% पीस एंड नेचर के साथ। निरामयम 8954663333। अब जो है, अब देखो आपका ना पेंडिंग है, आपको एक सेशन यहीं से करना है, फिर यहीं से बिल्कुल स्वामी जी। आपका धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र सारे यहीं से करवा देंगे। और ये योग क्षेत्र है, और इसमें योग तंत्र में समाचार तंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, शासन तंत्र, आत्म तंत्र, स्वास्थ्य तंत्र, जीवन तंत्र, सब तंत्र, मंत्र, यंत्र सब अंदर सन्निहित है। और सारे रोगों के षड्यंत्र को हम दूर करते हैं, तो सारी सूजन खत्म। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर पुनर्गृत खाने के बाद चंद्र प्रभावटी पुनर्नवादि मंडूर, और वो भी पुनर्नवारिष्ट के साथ दे दो। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें थोड़ी दिनों बंद, और पानी भी हिसाब से पीना। बहुत ज़्यादा वाटर टेंशन होने पर 1.5 से 2 लीटर ही पानी का इंटेक कराते, लिक्विड का, पानी का भी क्या, लिक्विड किसी भी रूप में। और हाँ, ये देखो, ये तो पवन मुक्तासन हुआ। नींद नहीं आती है तो शीर्षासन जो कर लेता है ना स्वामी जी, हम तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसको अगर आप नींद बहुत स्क्रीन अच्छी देखेंगे तो हम आती है। लोगों को भी आप तक तो पहुंचने का रास्ता बता शीर्षासन रहे हैं। बड़ा थैंक यू धन्यवाद स्वामी जी, देखिए, अब हमारी ये जिम्मेदारी लोगों को सेहतमंद रखना है, तो लोगों को बहुत सारी गलतफहमियों से, भ्रांतियों से भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज एक मिथ भी तोड़ना बड़ा जरूरी है। देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग अस्थमैटिक हैं, और उनमें से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनके लिए एक्सरसाइज नुकसानदेह हो सकता है, जबकि अस्थमा पेशेंट को सिर्फ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से बचने के लिए कहा जाता है। अब स्वामी जी, इसमें जो लोग गफलत में हैं, जरा उनको बताइए। अच्छा देखो, कितनी भयंकर गफलत है कि अस्थमा है तो भाई दौड़ नहीं सकते ना। और कल एक भाई हमारे योगी आदित्यनाथ जी के गांव में थे, हम पंचोर में, वो दम उखड़ गया, 10 सीढ़ियां चलती। तो भाई अब जिनका ऐसे दम उखड़ रहा है ना, उनको पहले थोड़ा प्राणायाम से रिदम लाना चाहिए, फिर उनको ये सारी थेरापियाँ लेनी चाहिए जो हमने आज यहाँ लेप, लपेट, बस्ती और नस्य आदि करवाया है। फिर धीरे धीरे प्राणायाम पर शिफ्ट होना चाहिए, स्वासारी ब्रोनकोम लेना चाहिए, मुलेठी और स्वासारी का पानी पीना चाहिए, फिर उनको थोड़ा शंखवादन करना चाहिए, फिर उनको धीरे धीरे अपने तन मन जीवन को साधना चाहिए। हमने तो जो लोग कहते हैं ना कि दमादम के साथ जाता है, ये गलत फहमी है। हम कहते हैं दमा एकदम से जाता है। ये देखो, ये हमारा महेश भी आ गया है, इसका 125 बढ़ गया था TSH 125 बढ़ जाए, 80-90% आपके फेफड़े को इन्फ्लेमेशन घेर ले, अंदर से श्लेष्मा कफ हो जाए, पूरा घुर घुर होने लगे, तो स्वासारी गोल्ड खाने के बाद 2 कैप्सूल का पाउडर निकाल करके शहद के साथ खाली पेट स्वर्ण वसंत मालती, त्रिकुटा, स्वासारी पाउडर, सीतोपला आदि, बहेड़ा आदि खिला देते, तो फेफड़े भी ठीक, निमोनिया भी ठीक और TSH भी ठीक। लो 125 से अब 8 से नीचे आ गया, मात्र 6 दिन के अंदर 6 डोज से। ये है योग की महिमा, आयुर्वेद की महिमा। तो कितना ही भयंकर अस्थमा हो, कितना ही भयंकर एसिडिटी हो, कितना ही भयंकर वात पित्त कफ त्रिदोष हो, कितने ही ज़्यादा BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ हो, आप नेचुरल तरीके से 100% नेचुरली चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और आज तो धूप भी बढ़िया आ रही है। हाँ, स्वामी जी, अब देखिए 2 ही और विकल्प है। धूप में
अस्थमा से स्किन बचने क्या हो का जाती है, टैनिंग। मैं कह रही हूँ स्वामी धूप जी, बड़ी अच्छी विकल्प तो ये है, ये अस्थमा के लिए अगर दम मारो दम करेंगे, सन थेरापी। अगर दम मारो दम करेंगे तो दम निकलना तय है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हाँ। तो तय ये करना है कि योग करके दमादम मस्त कलंदर होना है या फिर दम मारो दम करना है। स्वामी जी, इसीलिए योग का रास्ता जो आप दिखा रहे हैं उस पर तो आना पड़ेगा। मस्त होना है और स्वस्थ होना है तो योग तो करना पड़ेगा। बच्चों को लेकर हुई एक लेटेस्ट स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ। दमा की घातक बीमारी 3 से 6 साल के बच्चों पर भी हमला कर रही है स्वामी जी, और डर ये भी है कि 80% मामलों की शुरुआत तो कब हो गई ये पता ही नहीं चला। ऐसे में बच्चों में अस्थमा के लक्षण कैसे पहचाने, जैसे खेलते खेलते हाफ जाना, लगातार खांसना, कैसे मासूमों को इस घातक रोग से बचाया जा सकता है और लक्षणों को कैसे पहचाने? बचपन में कफ, जवानी में पित्त और बुढ़ापे में तो खू खू करे डोकरा, दिन भर खांसी मारता रहता है। खो खो करे डोकरा, दिन भर मारे बहुवे ताने, यह आज के जमाने के तराने। तो ये बचपन में कफ, जवानी में पित्त और फिर बुढ़ा में वात और कफ दोनों प्रबल हो जाते हैं। तो ये सामान्य रूप से नाक चलती है, फिर गला सा रुनता है, फिर बच्चों का मासूम फेफड़ा उसकी लपेट में आ जाता है। इसलिए पहले बच्चों को सीतोपलादी, ज़्यादा हो जाए तो स्वासरी पाउडर, फिर त्रिकुटा पाउडर ये दिया करते थे, और ही ज्यादा हो जाए तो स्वर्ण वसंत मालती जैसे मैंने बताया उसका प्रयोग करना। तो छोटे बच्चे हों या बड़े हों, कितना ही भयंकर हो अस्थमा, और इसमें ये गोमुखासन भी बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। तो आज तो हमारे माथे से पसीने की बूंदें ऐसे टपक रही है मोतियों की तरह पूरा। अब सुबह सुबह धूप में बैठो, ये गोमुखासन फेफड़े के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो बच्चों को बचपन से ही योग करवा दो, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसलिए बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश शुगर वालों को इसलिए सर्दियों में ही नहीं गर्मियों में भी खिलाते हैं हम ये। अब कुछ तो लोग गर्मियों में भी कंबल ओढ़ के सोते, हाँ, जिनकी कफ की प्रकृति होती है और वात की प्रकृति होती है, वो गर्मियों में भी कंबल और रजाई ओढ़ के सोते हैं। ये हालात होती है लोगों की, इतनी कमजोर इम्यूनिटी होती है। तो किसी को कोई भी कफ, कोल्ड, और ये जो है ना, एक बोला जी मैं भी प्राणायाम करूं, मैंने क्या करा, वो जो आप बता रहे थे ना, दम मारो दम चाहे निकल जाए गम, ओह दम मारो दम चाहे निकल जाए दम, हाँ? लगे दम मिटे गम। ओ बीड़ी मारते हैं, पूरा लंबा सुट्टा मारते हैं, आज ही बीड़ी एक बार में फूंक दें। और फिर एक तो ऐसा था, हम बच्चे थे, कान से धुआं निकालता था, पता है क्या कान से धुआं निकाले। और कुछ चिलम ऐसे मारते हैं, 2 फीट ऊंची जड़ है चिलम। फिर कुछ हुक्का ऐसा गुड़गुड़ाते हैं, आजकल उसका हुक्का बना दिया लोगों ने मिट्टी का, बोले ठंडी ठंडी हवा है, इससे कलेजे में ठंडक सी मिला रहा। मैंने कहा कलेजा फूक दिया पूरा मामला। तो ये हुक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, अच्छा बीड़ी पीते गरीब लोग, और सिगरेट उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करती है, उसको पीते अमीर, मती मारी गई। और ये ITC वाले फिर कहते हैं हम भी स्वदेशी कंपनी है। मैंने कहा हर चीज, स्वदेशी बीड़ी, स्वदेशी सिगरेट, स्वदेशी दारू अच्छी नहीं होती। तो ऊपर से लिख और देते हैं कि धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है। अब इस डिस्क्लेमर को अगर दे ही रहे हैं तो फिर बेचने की भी जरूरत क्या है, बेचना बंद कर दें। करो बेटिया, बहुत अच्छा। सब खेल चल रहा है स्वामी जी, ये सब तो खेल है। और एक खेल स्वामी जी आजकल मौसम भी खेल रहा है। अब बारिश भी है, धूप भी है, आंधी भी आ रही है, सब चल रहा है। लेकिन स्वामी जी अब आने वाले दिनों में बहुत जल्द झुलसाने वाली गर्मी पड़ने वाली है। गर्म हवाओं के साथ धूल धक्कड़ सब कुछ फिजाओं में उड़ता दिखेगा। अब जो अस्थमा पेशेंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा, यानी आने वाला मौसम, क्योंकि खास कर लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए गर्म हवाओं से दमा के मरीज, जब ये गर्म हवाएं चलेंगी स्वामी जी, उस वक्त लोग जो घर से निकलें, ख़ास तौर से दमा वाले,
उन्हें क्या प्रिकॉशन बरतनी है? एक तो मास्क लगाएं। ये जो धूल के कण अंदर जाते हैं ना, देखो 3 बातें बताता हूँ। हवन बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अस्थमा होने पर हम धूम नस्य वो भी 1-2 मिनट के लिए कराते हैं। बाकी हवन से भी जो धूल के कण उठते हैं ना, वो वैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल होते हैं, लेकिन धूप से तो अच्छा होता है अस्थमा। लेकिन धूप में जब धूल के कण उड़ते हैं आंधी में, खास करके राजस्थान आदि में, वैसे अस्थमा वालों के लिए अनुकूल, समुद्र के किनारे धूल जब उड़ती है उस समय रेगिस्तान में, और धुआं जहाँ बहुत हो, फैक्ट्रियाँ और हवन भी बहुत थोड़े से उसमें, और धूप बत्ती, अगरबत्ती, वो भी कई बार इतनी भयंकर एलर्जी करती है, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। और जब भी धूल में जाएं, बाहर जाएं, मास्क लगाएं, और वो भी कॉटन के कपड़े का लगाएं, जिससे कि, क्योंकि पॉलिस्टर और दूसरे सिंथेटिक कपड़े वाले ना मास्क को फिर इतनी गर्मी कर देते हैं, तो और वो कपड़े को, हाँ, कपड़ा कॉटन का और गीला करके लगाएं, तो फिर ठंडी ठंडी हवाएं लगेगी। हाँ, ये और अच्छा हो गया। तो गीले कपड़े का मास्क लगाएं, तो ये धूल के कण अंदर जा करके ना फेफड़ों को गड़बड़ा देते हैं, और हमारा फेफड़ा जो है ना, उसका जो मैं कह रहा था 2400 किलोमीटर लंबा उसका जो पूरा ट्रैक है वो गड़बड़ा जाता है। तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, खाली पेट ब्रोंकुम खाने के बाद श्वासारी प्रवाही, ये सब ले लें। इससे फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। मेन बात है, कमजोरी ही बीमारी है। फेफड़े कमजोर है तो अस्थमा, हार्ट कमजोर हुआ तो फिर इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, उसमें कैल्सिफिकेशन होगा, हार्ट में ब्लॉकेज आएंगे, उसके लिए अर्जुन के साथ दालचीनी, कार्डियोग्लिसरीन लेना पड़ेगा। लीवर कमजोर हुआ, किडनी कमजोर हुई तो लिवर किडनी की बीमारी, पेनक्रियाज कमजोर हुआ तो शुगर की, और आंतें कमजोर हुई तो पेट की बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन सब हो जाते हैं। इसलिए कमजोरी नहीं छोड़नी। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। योग से सब शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल प्रबल हो जाता है। इसलिए योग करें। बलम उपास्व, योगम उपास्व। यहाँ तो आज बढ़िया धूप, और बीच बीच में हवा भी चल रही है, और सूर्य देव जब ज्यादा तेज धूप आती है तो बादल भेज देते हैं कि हमारे बच्चे बैठ के योग कर सके। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू आदित्य देव, सूर्य देव। ओम आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भानवे। अच्छा स्वामी जी, देखिए अभी मीनाक्षी जो है वो दम मारो दम की बात कर रही थी, तो उससे जुड़ी एक बात है, वो जरा बता दूं स्वामी जी। अस्थमा के कारणों में जेनेटिक तो है ही, ये माता पिता से ट्रांसफर होती है, लेकिन पेरेंट्स की स्मोकिंग की आदत भी एक बड़ी वजह है कि उसकी वजह से भी बच्चों को अस्थमा हो सकता है, और माता पिता को पता ही नहीं चलता कि उनकी इस बुरी आदत की वजह से उनके बच्चे की सांस से जुड़ी एक बीमारी पनप रही है। और ज़रा उनको समझाने की स्वामी जी ज़रूरत है कि अगर घर में स्मोकिंग कर रहे हैं वो, तो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, आज खराब कर रहे हैं, कल खराब कर रहे हैं। बड़े दादा दादी और माता या पिता जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट आदि, कोई भी हुक्का, बीड़ी आदि कुछ भी, उसका बच्चों की सेहत पर इतना भयंकर प्रभाव पड़ता है, उनको अस्थमा, दमा से लेकर के कैंसर जैसा रोग हो सकता है पैसिव स्मोकर्स। तो धुआं तो जा रहा है ना, तो ये बड़ा खतरनाक है। तो जेनेटिक कारणों को भी आप दूर कर सकते हो। प्राणायाम करेंगे तो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन भी राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। पॉल्यूशन के कारण से चारों तरफ इतना प्रदूषण है, और फिर ये खुद धुआं धक्कड़, ऊपर से धूम धड़क्का, फिर चिलम लगा रहे हैं, कोई हुक्का लगा रहे हैं, और कोई तो बड़े बड़े सिगार पी रहे हैं, और फिर कोई ना कोई ऐसा उदाहरण दे देते हैं, अरे भाई किसी को भी बुरी आदत थी, उस बुरी आदत को आप क्यों पोषित कर रहे हो? तो बुरी आदत है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू पिए, चाहे देखो श्री अरविंद जी ने पिया था फिर छोड़ दिया था, और एक बार अब वो बंगाल में ना बचपन में पीने लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी पिया था फिर छोड़ दिया था, लेकिन तो ये जो संघ का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति, श्री अरविंद जैसे महामानव, तो ऐसे ना ये संघ का बड़ा असर पड़ता है। ये बात
बहुत मजबूती से मैं कहना चाहता हूँ, आदमी को अपनी संगत सुधारनी चाहिए। संगत की रंगत बड़ी जल्दी चढ़ती है। 99% लोग जो होते हैं उसका कारण वो कैसे लोगों के पास उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के से मिलते जुलते हैं, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना मिलना जुलना है, खाना पीना है, उन्हीं जैसा हमारा जीवन हो जाता है। इसलिए जो लोग बीड़ी सिगरेट शराब खाने पीने वाले हैं उनसे बच के रहो। नास्तिको वर्ज्यानाम, ऐसे लोग जिनकी अच्छी चीज़ों में रुचि नहीं, अच्छी आदतें नहीं, बुरी आदतें, उनसे बच के रहो, नहीं तो बुरी आदतों में तुम भी फंस जाओगे। अच्छा स्वामी जी, कभी ना आदत कभी की तो आएगा। चलो एक बार करके देखते, एक बार पी के देखते, एक बार खा के देखते। इसलिए स्वामी जी हमने बहुत पहले ये सोच लिया कि हमें आपकी संगति रखनी है। हुसैन अमित वाली संगति में मुझे रहना है, ज्योत्सना वाली संगति में रहना है। अब स्वामी जी देखिए, आदतों की चूंकि बात आपने की तो इससे जुड़ी एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए, बुरी आदत वाली बात जो है उसमें एक और बैड हैबिट है, उसकी बात भी कर लेना बड़ा जरूरी है। बाहरी खाने का बढ़ता हुआ चलन, यानी जो बाहर से खरीद के जंक फूड आ रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों में अस्थमा ट्रिगर करता है। फास्ट फूड से सांस की परेशानी कैसे बढ़ रही है, जरा इसकी क्रोनोलॉजी को लोगों को समझाइए। शायद मेरी बात ना समझ पाए लोग, आप जरा डांट लगाते हैं तो लोग ज्यादा सुनते हैं, तो ये बाहर वाला खाना कैसे नुकसान कर रहा है, जरा बताइए। ये जो फास्ट फूड है ना, जंक फूड है ना, इससे तो पूरी बॉडी की सिग्नलिंग गड़बड़ हो जाती है। 37 ट्रिलियन सेल्स में एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटीज होती है। जब 1 ग्राम का 1 करोड़वां हिस्सा भी गलत आहार का हमारे अंदर जाता है तो पूरी बॉडी की सिग्नलिंग गड़बड़ कर देता है। 1 ग्राम का 1 करोड़वां हिस्सा, और एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में भी जो विचार हमारे अंदर आता है वो हमारे बॉडी के ब्रेन के जो सिग्नलिंग है उसको गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, एक क्षण भी गलत विचार नहीं, एक कण भी गलत आहार नहीं। तो ये सिंथेटिक फूड, फिर सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, फिर सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फिर पोल्यूशन, रेडिएशन, चारों तरफ जो है ना शत्रु घात लगाए बैठे हैं। अब इन सबसे बचना है तो देखो, ये छोड़ना तो पड़ेगा इन चीज़ों को। ये सारा का सारा जो सिंथेटिक फूड है ना, उसमें 3 चीज़ें बड़ी खतरनाक है। एक तो 30 से 50% तक अनहेल्दी फैट, जिसको सैचुरेटेड फैट कहते हैं, फिर उनमें प्रिजर्वेटिव्स, फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोल्ट, फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीनी, और ये सब चीज़ें। और पहले तो बासी भोजन नहीं करते थे, अब वो सेल्फ लाइफ के चक्कर में लिख देते हैं कि इसकी जो है 7 दिन, इसकी 2 महीने, इसकी 6 महीना, इसकी 2 साल तक सेल्फ लाइफ है। लेकिन भैया ताज़ी चीज़ होती है। कितनी खराब सड़ी हुई चीज़ जो है ना हो, वह अच्छी नहीं होती है। ये सब चीज़ें सड़ी हुई हैं, कहने को सेल्फ लाइफ है, वो नियम बना रखे हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है ना बड़ी तामसिक हो जाती है मेरी बहन मीनाक्षी। मैं ये पूछना चाह रही थी स्वामी जी, क्योंकि आपने बासी भोजन की बात की, और आप तो जानते हैं राजस्थान के कल्चर में शीतला माता का जो पूरी एक परंपरा है, और उस दिन की भोजन की जो परंपरा है वो बासुड़ा भोजन, यानी कि एक दिन का। हाँ, तो ये स्वामी जी फिर वो अलग कैसे हो जाता है? रात को खाना बना के रख देना और अगले दिन सुबह सिर्फ उसका सेवन करना। जो बासुड़ा होता था ना बहन जी, वो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। आप बाजरे की रोटी, और वो भी मिलेट्स जो है ना, बाजरा, रागी, जवार, इसकी जो रोटी होती है उसमें जो फर्मेंटेशन होता है, उससे तो फिर प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, माने जो हाजमे के लिए अच्छे वाले जो होते हैं ना खमीर, वो उनमें पैदा हो जाता है। उसमें कोई हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा नहीं होते। जैसे दही जमाने से उसके अंदर अच्छे वाले हेल्दी जैसे उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे होते हैं उसके अंदर। बाकी जो बासी भोजन है वो नहीं खाना चाहिए। जैसे एलोवेरा, आप आज सुबह ही रख दो, दोपहर तक, शाम तक उसमें इतना फर्मेंटेशन हो जाएगा और इतने अनहेल्दी बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, पीते ही बीमार पड़ जाओगे। जैसे अनार का जूस, अभी है तो अच्छा, तो कोई भी जूस, कोई भी फ्रूट काट के भी रख दो तो उसके मतलब पूरा ये अनहेल्दी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस ऐसे सब पैदा हो जाते हैं। इसलिए कुक्ड भोजन में केवल और केवल
जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में घी आदि पड़ा होता है, जैसे चूरमा खा सकते हो, लड्डू खा सकते हो, ये बासी नहीं होते। और ऐसे ही जो मिलेट से बने हुए पदार्थ हैं वो बासी नहीं होते, वो बासोड़ा में खाते थे शीतला माता यानी जी कुछ जिसकी आप बात चीज़ें बासी होकर के अच्छी हो जाती हैं, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, और कुछ चीज़ें जाहिर है कि उनमें वो नुकसान देती हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए बासी होने के बाद। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।